अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा होता है हमारे नेटवर्क सिस्टम को कि किस तरीके से दो डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। इट्स मीन कि जी के हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना कि यूनिवर्सल सेट ऑफ जो रूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं अगर दो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर्स जो है ना आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। तो उसके लिए एक रेफरेंस मॉडल तैयार किया गया है दैट इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल बेसिकली 1976 के अंदर डेवलप हुआ था, 1976 में, और इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1984 में जाकर इम्प्लीमेंट किया गया था प्रैक्टिकली। लेकिन याद रहे कि ओएसआई मॉडल रेफरेंस मॉडल है, जबकि जो प्रैक्टिकल मॉडल हमारी नेटवर्क सिस्टम में यूज होता है वो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है। ठीक हो गया। ओएसआई मॉडल्स के अंदर 7 लेयर्स हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 7 लेयर्स शो हो रही होंगी, जो लेयर 7 से स्टार्ट हो रही हैं और लेयर 1 पे। और इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहां पे भी कुछ लेयर्स शो हो रही हैं। एक आप लोगों का सेंडिंग एंड आ जाता है और एक आपका आ जाता है रिसीवर एंड। सेंडिंग एंड से मुराद कि वो डिवाइस जिससे आप लोग डाटा को सेंड कर रहे हैं, और रिसीवर एंड आपकी वो डिवाइस जिससे आप लोग डाटा को रिसीव करते हैं। लेयर्स को समझाने से पहले सबसे पहला टास्क होता है कि 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल स्टूडेंट लाइफ में याद रहें कैसे कि हमें भूल ना पाए। तो चूंकि इनकी एक तरतीब है उसी तरतीब से इन्हें याद किया जाता है। अगर आप लोग लेयर 1 देखेंगे तो ये आपकी बॉटम लेयर कहलाती है, और जो लेयर 7 है ये आप लोगों की टॉप मोस्ट लेयर कहलाती है। इन लेयर्स को याद करने के डिफरेंट फार्मूला हैं। अगर आप लोग मेरे फार्मूला को चेक करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर देखें। ये मेंशन है कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लोग देखें, आज से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टेस्ट से ट्रांसपोर्ट, नहीं से नेटवर्क, देना से डाटा लिंक, और पड़ेगा से फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से आप 7 लेयर के लिए ये फार्मूला जहन में रखेंगे, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 7 लेयर्स के नाम जुबानी याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि ये लेयर्स क्या काम करती हैं। हर लेयर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्कआउट कर रही होती है। अब इन लेयर्स को याद करने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, या आप लोग ये कह लें कि एक स्टोरी है मेरी, उसको अगर आप लोग गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 7 लेयर्स कभी भूलेंगे नहीं। तो आए हम लोग चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अगर हम लोग स्टोरी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आप लोग अगर देखें, ये मैंने कुछ ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंच। तो आप सपोज कीजिए ये जो 7 लेयर्स हैं उनके आगे की कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। ये आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन के 7 एम्प्लॉय हैं। और सेकेंड एंड पे देखें तो ये लिखा हुआ है पाकिस्तान। ये एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान। तो हमारे पास ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है वो ऑलमोस्ट 500 कॉपीज का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्रेंच सीईओ के पास होता है। ठीक है, अब फ्रेंच सीईओ जिसके पास 500 कॉपीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसने फॉरवर्ड करना है टू द पाकिस्तानी एम्प्लॉयज की तरफ, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो जब ये इसको फॉरवर्ड करेगा पाकिस्तान की तरफ तो उसके लिए ये अपने जो एम्प्लॉयज हैं सीईओ के अंडर, सीईओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंच का अली है, वो पाशा के पास जाएगा और उसको बताएगा कि पाशा ये कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है 500 पेजेस के, सो काइंडली इन डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दें। अब जो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड एम्प्लॉय पाशा है, जब इसके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे और इसको ये पता चलेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके माइंड में जो क्वेश्चन पैदा होगा कि ये तो डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो उसके लिए उसके पास जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है पाकिस्तानी, तो वो इस लैंग्वेज को जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ट्रांसलेट कर देगा। और ट्रांसलेट करने के बाद
पाशा इन डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देगा टू द नेक्स्ट एम्प्लॉय हुज नेम इज सलीम, और सलीम को ये डॉक्यूमेंट्स दे देगा और बताएगा भाई कि ये डॉक्यूमेंट्स इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और आज की डेट में ही पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाने चाहिए। चूंकि सलीम के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कनेक्टिविटी करना, कॉलिंग कनेक्टिविटी, डायलॉग का काम। तो सलीम को जब ये पता चलेगा, उसके माइंड में पहली चीज़ तो ये आएगी कि कोविड-19 चल रहा है और जॉब जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और मेरी जॉब भी जा सकती है। और वो देर किए बिना सलीम अपना काम कुछ इस तरीके से करेगा कि फ़ौरन जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, जो उसके ही जो है ना डेजिग्नेशन का बंदा है, उसको फ़ौरन कर देगा कॉल। यानी कि सलीम कॉल करेगा उसको और उसको बताएगा कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ ने 500 पेजेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स आज हम सेंड कर रहे हैं आपकी तरफ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सलीम जब कॉल करेगा और उसको इन्फॉर्म कर देगा और उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास से फॉरवर्ड कर देगा टू द नेक्स्ट एम्प्लॉय हुज नेम इज तनवीर। नाउ तनवीर, और इस लम्हे में याद रखिएगा कि सलीम बताएगा जो उसके अकॉर्डिंग जो डेजिग्नेशन का बंदा है लेयर 5 पे, ठीक है, यानी कि 5 नंबर एम्प्लॉय, उसको ये भी बताएगा कि भाई जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचे तो लाजमन हमें एक्नॉलेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स नौ आगे तनवीर के पास। तनवीर को जब ये पता चलता है कि जी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो तनवीर के पास तो सबसे पहली टेंशन वही आ गई कि जी के इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो तनवीर जो है वो थोड़ा सा समझदारी का काम लेगा और इन डॉक्यूमेंट्स को, ये जो 500 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स थे, इनके 5 ब्लॉक्स बना देगा और 5 ब्लॉक्स बनाकर 100 डॉक्यूमेंट्स को उनके अंदर सेव कर देगा। इस तरीके से 500 डॉक्यूमेंट्स 5 ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और उनको वो नंबरिंग दे देगा 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। अच्छा, ये जो सलीम 5 डॉक्यूमेंट्स के 500 पेजेस को 5 पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, उसकी वजह ये है कि जी के तनवीर के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो मेरे लिए तो खतरे की घंटी है। तो इस वजह से वो इनको अलग अलग पार्ट्स में बना देगा कि इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो भी जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सेव हो जाएं। और इन डॉक्यूमेंट्स को जो उसके पास मौजूद हैं उनको फॉरवर्ड कर देगा टू द नेक्स्ट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नवीद। अब डॉक्यूमेंट्स आ गए नवीद के पास। नवीद जो कि एम्प्लॉय है फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन का, जब इसके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे और उसकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें से एक ये है कि वो ट्रैफिक को भी हैंडल कर रहा होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम। ये चेक कर रहा होता है कि कौन सा बेस्ट रूट है कि अगर हमारी ट्रांसपोर्ट कौन सा जरिए इस्तेमाल किया जाए और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा पास आउट करना है तो बेस्ट वे से हम लोग डाटा पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे एक काम ये करेगा और दूसरा काम ये करेगा नवीद कि जो 500 पेजेस के जो सेगमेंटेशन की सूरत में 5 ब्लॉक्स बना के तनवीर ने उसको डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके ऊपर वो एड्रेसेस लगा देगा। कौन से एड्रेसेस? यानी कि टू एंड फ्रॉम, यानी कि डेस्टिनेशन, कहाँ डॉक्यूमेंट्स जाना है, ठीक है, और दूसरा जो है ना डॉक्यूमेंट्स भेजा किसने है, टू एंड फ्रॉम के जो एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो दोनों जो है ना मेंशन कर देगा नवीद। और देन जो 500 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे पास आउट कर देगा टू द नेक्स्ट पर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दानियाल। अब यहाँ पे जो नवीद है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी किसी के ट्रेन से जाना है, बाय एयर जाना है या बसेस से जाना है, वो इस चीज़ का भी फैसला करके दानियाल को डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। नाउ दानियाल के पास जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो दानियाल के पास अब आ गई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए दानियाल एक काम करेगा कि जी कि उन डॉक्यूमेंट्स को सील कर दिया जाए। अब डॉक्यूमेंट्स को सील क्यों करेगा? उसकी वजह यह है कि जी कि इन केस
अब डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉक्स की सूरत में भी कन्वर्ट कर दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी से ट्रैफिक का भी बता दिया गया है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता रास्ते में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को खोल के और दोबारा से वहीं पहुंचा देता है और इन्फॉर्मेशन कैच कर लेता है तो ख़तरा होगा। सो सील करके ऊपर स्टैंप लगा देगा। इस तरह से अगर कोई हैकर या क्रैकर कोई डॉक्यूमेंट्स को कैच करने की कोशिश करेगा तो उनको फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सील ओपन होगी तो पता चल जाएगा। अब स्टैंप करके डॉक्यूमेंट्स ये दे देगा इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन, लास्ट पर्सन को, पप्पू को। अब पप्पू की जिम्मेदारी है डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाना। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पप्पू का काम होता है वो ये होता है कि जी के वो डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब पप्पू जब डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा तो वो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठाएगा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पाकिस्तान, जो उसको पाथवे बताया होगा नवीद ने कि बेस्ट पाथवे कौन सा है, और उसको अख्तियार करते हुए वो यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इनको दे देगा। नाउ यहाँ पे जो इस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पर्सन होगा वो डॉक्यूमेंट्स उठा के सेकंड पर्सन के हवाले करेगा कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, और यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और देखेगा, क्योंकि इसमें भी 7 एम्प्लॉय हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में भी, और वो इनको चेक करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सील लगी हुई है और स्टैम्प्ड हुए हुए हैं। वो इनको चेक करने के बाद फॉरवर्ड कर देगा टू द थर्ड एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जब थर्ड एम्प्लॉय के पास ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये इन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके चेक करेगा कि जी कि हाँ फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं जी, वहाँ से आए हैं, ठीक है, इस तरीके से पहुँचे हैं, ओके है, और देन फॉरवर्ड कर देगा टू द फोर्थ एम्प्लॉय के पास। और फोर्थ एम्प्लॉय जो है उसके ऊपर एड्रेसिंग चेक करेगा, क्योंकि 4 ब्लॉक्स के अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बने हुए होंगे और उन 4 से 5 ब्लॉक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब उनको वो इकट्ठा कर देगा। वो जो 5 ब्लॉक बने हुए थे ना, जो कि तनवीर ने 5 ब्लॉक बनाए थे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इन 5 ब्लॉक्स को वो इकट्ठा कर देगा, 5 4 3 2 1 करके इकट्ठा करके फॉरवर्ड कर देगा टू द नेक्स्ट एम्प्लॉय की तरफ। अब ये जो 5 नंबर का एम्प्लॉय होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, पाकिस्तानी का, वो चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स पहुंच आए हैं और फ़ौरन कॉल करके एक्नॉलेज करेगा सलीम को कि जी कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिसीव हो गए हमको। अब जो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ऊपर जो टेंशन सी सवार थी डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने की, वो एंड हो गई। नाउ टू द 6 पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट जो है ना आपका सीईओ जो है ना इसको पढ़ सके, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सीईओ के सामने डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देगा, और इस तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। ये तो व्यूअर्स एक स्टोरी थी। अब इसको आप लोग यूँ कह सकते हैं ये तो मन गढ़ंत स्टोरी है, लेकिन ये मन गढ़ंत स्टोरी आप कह सकते हैं, पर इस स्टोरी से आप लोगों को 7 लेयर्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ पक्की याद रहेंगी जब तक लाइफ है आपकी। और नेटवर्क की लाइफ में आप लोग हैं तो OSI मॉडल्स की इन लेयर्स का साथ आप लोगों का BS MS लेवल तक, FSC के स्टूडेंट हैं, BS के स्टूडेंट हैं, MS के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का इनके साथ चलता रहेगा। अब मैं आपको इनकी डिटेल के साथ बताता हूँ कि इस स्टोरी का इन लेयर्स के साथ क्या लिंक था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो सेंडर एंड पे लेयर्स हैं 7 लेयर्स, और जो रिसीवर एंड पे लेयर्स हैं, इनमें जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स, इनको अपर मोस्ट लेयर भी कहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर एंड पे काम कर रही होती हैं। और ये जो 4 लेयर हैं बॉटम की, इनको हार्डवेयर लेयर अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, और बॉटम लेयर्स भी कहा जाता है। सेंट्रल लेयर को मैं हार्ट लेयर का काम देता हूं, ठीक है। किस तरीके से इनकी 1 बाय 1 वर्किंग की तरफ आते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ना क्लियरली समझ जाएंगे कि जी के इसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी और क्या क्या काम है। लो जी, आते हैं हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर्स की तरफ। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर आप लोगों की टॉप मोस्ट लेयर है, यानी कि आपकी ये वो लेयर है कि जो बेसिकली जो ट्रांसमिशन होती है आप लोगों की, ठीक है, जो फ्रंट एंड पे जिसको यूजर देख रहा होता है, ठीक है, जिससे यूजर अट्रैक्ट हो रहा होता है, यूजर की जितनी भी इंटरेक्शन होती है वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर के साथ होती है। इन सिंपल वे
नेटवर्क वर्चुअल जो टर्मिनल बनता है वो एप्लीकेशन लेयर से बनता है। डेटा एक्सेस करना, ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। यानी कि एंड यूजर जैसे कि हम लोग हैं, तो वेब ब्राउजर से हम लोग डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है। अब हर लेयर के अंदर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आप लोगों ने वेबसाइट को एक्सेस करना है, वेब सर्वर को, तो HTTP यूज कर रहे होते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो आप लोग FTP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने मेल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग फ्रंट एंड की जो ऐप है जो आप लोगों को डाटा प्रेजेंट कर रही होती है वो आप लोगों की आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड लेयर व्यूअर्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आप लोग इसको विद कंपेयर करेंगे, जो मैंने आपको बताया था पाशा ने क्या काम किया था? पाशा की जिम्मेदारी थी कि बेसिकली ट्रांसलेट करना जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स आए थे, वो जो स्टोरी बताई थी ना आपको। तो देखें, पहला काम उसका ट्रांसलेशन था कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर देना कि आप लोगों के पास जब वो प्रेजेंट हों तो वो एप्रोप्रिएट फॉर्म में हों, उनको इनकोड कर देना। और दूसरा काम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो मरहला होता है उसका पर्पस ये होता है कि जी के आप लोग इसको इस तरीके से कोड में कन्वर्ट कर देना कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के कोड को एक्सेस ना कर सके। थर्ड वन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की, कंप्रेशन के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को रिड्यूस कर देना उसकी फॉर्म को। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन लेयर आती है, दैट इज कॉल्ड अपर मोस्ट लेयर। पे से अगर आप लोग देखें तो सेशन लेयर यानी कि जो हमारे पास, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए तो यहां पे सलीम था, तो सलीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सलीम का काम था कॉल करना, ये देखें सलीम के जिम्मे लगाया था। तो बेसिकली सेशन लेयर आप लोगों का कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही होती है, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट करना। इसको कहते हैं सेशन खिलाना दो डिवाइसेस के दरमियान। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेशन को ओपन करना, ठीक है, यानी कि डायलॉग का कंट्रोल करना, ठीक है, इंश्योर करना कि जी के जब तक आप लोगों का डाटा ट्रांसफर हो रहा है उस वक्त तक सेशन चलता रहे, और जब डाटा ट्रांसफर हो जाए तो सेशन क्लोज हो जाए। जो स्पेसिफिक आपको स्टोरी बताई थी, तो सेकंड हैंड का जो एम्प्लॉय था, जब उसके पास डाटा पहुंच आया तो उसने फौरन जो है ना कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि डाटा यहां पे रिसीव हो गया। अच्छा, अगर कोई इंटरप्शन आती है तो उस सूरत में यहां पे सिंक्रोनाइजेशन ऑलरेडी हुई होती है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, दोनों डिवाइसेस कह लें। थर्ड वन लेयर हमारे पास जो आती है, अगर बॉटम से देखें तो ये फोर्थ लेयर बनती है, ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को लेती है और ट्रांसफर करती है सेशन लेयर की तरफ। चूंकि डाटा जो होता है वो तो फिजिकल लेयर से ऊपर की तरफ आता है, लेकिन सेंडर डिवाइस से, ठीक है, वो आ रहा होता है प्रेजेंटेशन लेयर से। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिसेंबल कर रही होती है, सेगमेंटेशन करना, उसको फ्रेमिंग करना और उनको एड्रेसिंग दे देना, ठीक है, और एड्रेसिंग करना साथ साथ कनेक्शन को भी कंट्रोल कर रही होती है कि आप लोगों का जो डाटा का आउटफ्लो है उसका कंट्रोल करना, डाटा के अंदर कोई एरर ना आए। डाटा अगर देखें, इफ डाटा वाज रिसीव्ड इनकरेक्टली एंड इफ नॉट रिक्वेस्टिंग इट अगेन, तो उस सूरत में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कनेक्शन के कंट्रोल की, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से इसको हार्ट लेयर भी मैंने बोला था। नेक्स्ट वन लेयर हमारे पास आती है, स्क्रीन पे शो हो रही है, नेटवर्क लेयर का काम जो है ये बेसिकली आप लोगों के घरों के अंदर जो यूज होता है राउटर, तो राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। राउटर का काम क्या होता है? पैकेट्स, बेस्ट राउट वे डिफाइन करके पैकेट को सेंड करना। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है कि जी के ब्रेक करना सेगमेंट को नेटवर्क पैकेट्स के अंदर, ठीक है, और लॉजिकल एड्रेसिंग देना। लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग होता है। आप लोगों का जो कंप्यूटर होता है ऑन द इंटरनेट पे, उसको एक यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
जो कि इंटरनेट के ऊपर आपके सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। राउटिंग कि आप लोगों का कंप्यूटर से जो डाटा सेंड हो रहा है बेस्ट राउट वे से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच सके। तो देखें वो नवीद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इंटरनल जो नेटवर्क के अंदर जो वर्किंग हो रही होती है वो भी सारी की सारी जो हैंडल होती है वो नेटवर्क लेयर के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट वन लेयर हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ये बेसिकली दो मेन काम कर रही होती है। फिजिकल एड्रेसिंग का काम इसके स्पुर्द होता है, ठीक है, और लॉजिकल लिंक को कंट्रोल करना, यानी कि एरर, अगर इन केस कोई एरर आता है तो उसको चेक एंड बैलेंस करना, ये भी इसके जिम्मे होता है। कि डिवाइस को डिफाइन करना कि जी के परमिशन टू ट्रांसफर, ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा, कि कोई एरर ना आए, तो ये डाटा लिंक लेयर कर रही होती है। और यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेसिंग है, व्हाट इज मेंट बाय द फिजिकल एड्रेसिंग, तो याद रहे फिजिकल एड्रेसिंग रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके सिस्टम के अंदर मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप लोगों की कोई भी हार्डवेयर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड अ मैक एड्रेस। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपकी हर डिवाइस के ऊपर एक यूनिक एड्रेस, जब वो मैन्युफैक्चर होती है डिवाइस तो उसके साथ अटैच हो जाता है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। इसके साथ नेक्स्ट वन जो हमारे पास लेयर आती है, जो बॉटम लेयर होती है, जिसको फर्स्ट लेयर भी बोलते हैं, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है आप लोगों की फिजिकल केबलिंग की, ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिश करना, टर्मिनेट करना, कनेक्ट करना आपके डाटा को। डाटा जो जा रहा होता है ऑन द इंटरनेट पे वो बिट ऑफ स्ट्रीम की सूरत में जा रहा होता है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कि आपने कौन सा मीडिया यूज़ करना है, वायरलेस मीडिया या फिजिकल केबल यूज़ करनी है, और इसके अलावा यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज, तीन तरह के मोड भी इस्तेमाल हुए होते हैं, यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप लोग जो है एक अलग से वीडियो के अंदर मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर सारी डिटेल आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। यहाँ पे इन सिंपल टर्म आपको मैं इतना बता देता हूँ कि तीन तरह की मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यानी कि हमारा डाटा ब्रॉडकास्टेशन का है, या फिर डाटा सेंड हो रहा है एक टाइम में और एक टाइम में रिसीव हो रहा है, या दोनों एक ही टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन सिंपल वे, जैसे हमारी मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन होती है। तो मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स में आ जाती है, हाफ डुप्लेक्स जैसे वाकी टाकी है, और सिंप्लेक्स हमारी कम्युनिकेशन जैसे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, रेडियो या टेलीविजन पे आप लोग डाटा देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये 7 लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही होती हैं। होप सो, मुझे उम्मीद है कि इन 7 लेयर्स की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को लेयर अब कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक यू सो मच।